हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने वर्ब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी लास्ट क्लास में हमने वर्ब के थ्योरी पार्ट को देखा, वर्ब को समझा, कितने टाइप्स की वर्ब होती हैं, किस तरीके से वर्ब एक सेंटेंस में काम करती है और वर्ब की हमें क्यों रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक सेंटेंस में। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम अपने वर्ब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की जितने भी हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसके साथ हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है, हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन शुरू करें, आप क्वेश्चंस को पढ़ें आप, और उसके साथ हर क्वेश्चन में आप जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको समझें, चाहे वो एरर उसमें मिले या ना मिले। बट आपका काम ये रहेगा कि पूरे क्वेश्चन को समझो, डिटेल एनालिसिस करो और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पूछा गया है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ एरर हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको करेक्ट करो। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक काम करना है जो आप हर बार करते हो। ये आपकी एक कॉपी है, कॉपी का पेज होगा 1 2 3 इस तरीके से, यहाँ पर 25 तक कर दीजिए सीरियल नंबर। देन उसके बाद आप अपने ऑप्शन लिखिए और हर ऑप्शन के बाद आप लिख लीजिए आपको क्यों एरर लग रही है। तो ऐसे आपके पास 25 हो गए। फिर 25 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चंस अभी। तो आप चेक करते रहिए, पहले आप खुद से मार्क कर लीजिए कोई एरर तो नहीं है, फिर आप चेक करिए। अगर कोई एरर है और वो आपने भी सही मार्क किया है, मैंने भी सही मार्क किया है, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आप फिगर आउट करिए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस में आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो कि आपने कितने क्वेश्चंस अच्छे से मार्क किए, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, कोई आपने सिर्फ बाय डिफॉल्ट या फिर बाय चांस तो आपसे सही नहीं हो गया। ऐसा नहीं करना है क्योंकि एरर के क्वेश्चन में आपका प्रिसीजन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने क्वेश्चंस किस तरीके से सही करके आते हैं। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको वर्ब के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आपको पता है सेंटेंस में हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, और उसके बाद होता है एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करी जा रही है ये प्रेडिकेट बताएगा। तो उसी प्रेडिकेट के पार्ट में एक होता है वर्ब और उसी के साथ कोई प्रीपोजिशन भी हो सकता है ना, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव भी हो सकता है, बाकी के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। राइट, टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में कि टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया। सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा वर्ब लगती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बात मैंने आपको नाउन में भी समझाई, प्रोनाउन में भी समझाया और एडजेक्टिव के अंदर भी थोड़ा मैंने आपको इस बारे में हिंट दिया। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो पहला पॉइंट ऑफ एरर आप ऐसे ही चेक करेंगे। ये मैं आपको पॉइंट ऑफ एरर बता रहा हूं जहां पर आप एरर चेक कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ये पॉइंट्स को आप जरूर चेक करेंगे। दूसरा आता है वर्ब की कैटेगरी। अगर आपने ये देखा हो ट्रांजिटिव वर्ब और उसके बाद होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वहीं इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म आता है। यानी पैसिव फॉर्म उन्हीं का बनेगा जिनका ऑब्जेक्ट है, उन्हीं को आप पैसिव में लिख सकते हो। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं होते, ये चीज आपको याद रख के चलनी है। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखिए। ट्रांजिटिव के अंदर दो पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव और उसके बाद होता है डाई ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जिनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है और डाई ट्रांजिटिव के दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा रिसिपिएंट होता है या फिर बेनिफिशियरी हो सकता है, या जिसको आप बेनिफिट करा रहे हो, रिसीव करा रहा है किसी चीज को। मान ले कोई आपने किसी को गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट के जैसे आपने गेव दिया और टेक दिया, तो गेव और टेक हमारे डाई ट्रांजिटिव होते हैं। क्या दिया, सबसे पहली बात तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो उसका रिसिपिएंट होगा या जो उसका बेनिफिशियरी होगा, रिसीवर होगा। राइट, सो ऑल ओवर यही हमारे जो है वर्ब में आपने पढ़ना है। फिर वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, आपको पता है 2 + V1 जो होता है हमारा,
इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। फिर वी प्लस आई एन जी कहीं यूज हो रहा है तो ये जिरंड की तरह भी काम करेगा और ये पार्टिसिपल की तरह भी काम करेगा जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी फॉर्म, यानी वॉज, वर, इज, एम, आर, बी, बीइंग, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर आपने देखा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पार्टिसिपल की तरह काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल, और वहीं वी प्लस आई एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा। तो ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करेंगे। तो ये जो थोड़े मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई भी आप वर्ब पढ़ रहे हो तो आप थोरली मतलब क्विकली एक रिविजन ले लो और अपने पेज पे नोट डाउन कर लो। देखो पढ़ने के भी तरीके होते हैं। आपने क्या वर्ब में क्या पढ़ा, क्या समझा, उसको आप एक रफ पेज पे ब्लैंक शीट पे उतार लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। इससे ये रहेगा कि आपकी मेमोरी में वर्ब को लेकर क्या है। फिर आप दोबारा पढ़िए, दोबारा ऐसे काम करिए, एक शीट पर इंक्रीज करिए, तो आपको पता चलेगा कि पहली बार आपको कम याद रहा, दूसरी बार आपको ज़्यादा याद रहा, तीसरी बार आपको ज़्यादा याद रहा। ऐसे धीरे धीरे आपको जब एक टाइम आ जाएगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है पढ़ने का। इस तरीके को जो है प्रैक्टिस करिए, इसी तरीके को फॉलो करिए, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। राइट, तो अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर। आज के लेक्चर में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल एनालिसिस में जाएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सेम एज यही कॉन्सेप्ट आपको आगे चलकर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और आप इजीली सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द न्यू टैक्सेशन रेट्स announced by the government are bound to affect the exporter sector. No error. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही 1 से लेके हमें 25 तक चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए। पहली बात, अब इसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना है वर्ब और सब्जेक्ट। द न्यू टैक्सेशन रेट्स, अब एक हो गया अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड, देखिए यहां पर दिया है आर बाउंड टू इफेक्ट एंड द एक्सपोर्ट सेक्टर, टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो यहां पर ये आ जाइए, टू इफेक्ट। देखिए जब ये वर्ड होता है ना इफेक्ट का मतलब होता है असर, प्रभाव, लेकिन ये एज अ नाउन यूज किया जाता है, ये नाउन यूज करा जाता है। लेकिन जो प्रभाव डालता है, यानी एक देखिए, एक तो हो गया कि इसके क्या नतीजे निकले, क्या इफेक्ट है इसका, क्या प्रभाव है इसका, और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जो एक्शन की बात करेगा प्रभाव को लेकर, इफेक्ट को लेकर, तो वो इफेक्ट नहीं होता है, वो एक्चुअली अफेक्ट होता है। क्या होता है वो वर्ड हमारा, आप बताइए? वो हमारा वर्ड होता है अफेक्ट। अफेक्ट जो है राइट वर्ड होता है जब हम वर्ब की बात करेंगे, जब हम एक्शन के सेंस में बात करेंगे। लेकिन टू के साथ क्या आता है? 2 + V1 आता है। ये अगर आप इन्फिनेटिव फॉर्म लिखना चाहते हो तो 2 + V1 फॉर्म आता है। तो यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? अफेक्ट आएगा। राइट वर्ड यहाँ पर होगा अफेक्ट। राइट, तो आप याद रख लीजिए, ऐसे वर्ड जो आपको नाउन या वर्ब में कंफ्यूज करे तो उन वर्ड्स को आप एक्सक्लूसिवली लिस्ट तैयार करिए, उनको समझिए, उनको पढ़िए और वहां से क्वेश्चंस को बनाइए। राइट, सो यहाँ पर क्या एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। सो आर बाउंड टू अफेक्ट होगा, नॉट इफेक्ट। राइट, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर people by way of giving them food to eat and clothes to put on. अब जरा यहां ध्यान से देखिए। On many occasions we did help the poor. अब जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। पहले तो आपको ये पता होगा पुअर हो गया और रिच हो गया, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, और इन एडजेक्टिव से पहले आपने दा लगा दिया तो ये पूरी एक क्लास को डिनोट करता है, पूरी एक कैटेगरी को डिनोट करता है। यानी पूरे गरीबों की बात करेगा, पूरे रही अमीर लोगों की बात करेगा, तो यानी ये पूरी क्लास की बात करेगा। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया? ऑन मैनी ओकेजन्स। तो बहुत सारे जो ओकेजन्स होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, क्या करते हैं हम लोग? वी डिड हेल्प, हम मदद करते थे किसकी? गरीबों की। द पुअर पीपल बाय वे ऑफ द गिविंग, किस तरीके से? खाना देके, कपड़े देकर, तो इस तरीके से हम उनकी मदद करते थे। लेकिन जो यहाँ पर एरर है वो ये है, जब भी आप डिड लिखते हो, राइट, डिड लिखोगे तो डिड के साथ अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो, अगर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ डिड हो गया, डज हो गया, राइट, और उसके बाद और कोई डू हो गया, राइट, इनके साथ अगर आप कोई भी एक सेंटेंस तैयार करते हो
तो जब भी आप वर्ब लिखोगे ना, वर्ब, वो वर्ब अपनी बेस फॉर्म में होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, वी डिड हेल्प्ड लिखा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया, तो यहां पर ये एरर है। तो यहां पर हेल्प्ड नहीं होगा, यहां पर सिर्फ हेल्प होगा। वी डिड हेल्प ऑन मैनी ओकेजन्स, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। राइट, सेकेंड पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हेल्प आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप अपने आप खुद से भी अटेम्प्ट करते रहिए और देखते रहिए कि कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। ऑल्दो जो होता है कंजंक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन। द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। अब जरा ध्यान से देखिए और इसको समझाइए कि ये बात, इसमें क्या एरर है। अगर आपको ध्यान से देखें तो ऑल्दो एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन का काम यह होता है वो दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है। हर क्लॉज का एक सब्जेक्ट वर्ब होता है और इस क्लॉज का भी एक सब्जेक्ट वर्ब होता है। वर्ब की मदद से हम टाइम पता लगाते हैं, मतलब टाइम कहने का मतलब ये है कि एक्शन कब हुआ, क्या वो फ्यूचर में होगा, क्या अभी हो रहा है, या हो चुका है, यानी पास्ट में हो चुका है। तो ये हमें एक्शन से पता चलता है कि जो बात कही जा रही है सेंटेंस के अंदर ये किस टाइम फ्रेम की है। तो जब ऐसी कुछ घटना हो तो हमें दोनों को देखना चाहिए, टाइम फ्रेम, राइट, दोनों का टाइम फ्रेम क्या है। तो वहां से हमें क्लियरिटी मिलती है कि ये सेंटेंस, ये जो पूरा सेंटेंस दिया गया है, ये क्या पास्ट का सेंटेंस है, या पास्ट प्रेजेंट की बात करिए, प्रेजेंट फ्यूचर की बात करिए। ये हमें सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। किससे पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट से। इन जनरल नहीं है कि अगर पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, नहीं, कभी कभार हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं और प्रेजेंट पे उसका असर दिखा रहे होते हैं, तो ये हमें उसके कॉन्टेक्स्ट से समझना है। आगे बढ़ते हैं। Although the manager was keen on getting the work, तो ये देखिए was keen, ये past की बात हो रही है, on getting the work done again done through by सुधीर yesterday। तो ये बात हो रही है कि जो मैनेजर जानना चाह रहा था कि जो सुधीर ने काम किया था yesterday वो क्या था। अब इसके देखिए बावजूद he tries to avoid it, तो ये past की बात हो रही है, तो he tries नहीं आएगा, he tried to avoid, He tried to avoid it, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर ट्राइड आएगा, ट्राइज नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्राइड। गुड, आगे बढ़ते हैं। The various consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats। अब इसको जरा ध्यान से देखिए। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है कि असर, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग असर पड़ेंगे ऑफ द डिसीजंस। तो ये जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये किसकी वजह से पड़ेंगे या किसके द्वारा हैं, जो डिसीजन किसने लिया, टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो वो देखा नहीं गया ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, वो मतलब मिस कर दिया कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो पता करना है सब्जेक्ट क्या है, दूसरा पता करना है वर्ब क्या है। Of the decision taken by the finance ministry was, एक ये वर्ब हो गया, एक डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये इसके साथ आ गया, ये सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेक कैसे पता चला, टेक, टुक, टेकन, तो ये हमारा वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीपी, पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा वर्ब हो गया। Was not foreseen, ये पूरा एक वर्ब हो गया, राइट, was not foreseen by the bureaucrats। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको वर्ब पता चल गया। अब इस वर्ब का लिए सब्जेक्ट क्या है, ये किस के लिए आया है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। तो एक हो गया कॉन्सिक्वेंसेज, वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, ये एडजेक्टिव हो गया, द आर्टिकल हो गया, तो ये हो गया एक हमारा नाउन, क्योंकि नाउन ही काम करेगा। ऑफ द डिसीजन, डिसीजन भी हो गया नाउन, क्योंकि द आर्टिकल किसके लिए आया है, ये डिसीजन के लिए आया। बट यहाँ पर देखो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया ऑफ प्रीपोजिशन का। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था नाउन प्रोनाउन में कि जो वर्ब होता है, देखिए वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट सीखिए। और साथ में प्रीपोजिशन जो होते हैं,
प्रीपोजिशन जो होते हैं उनके भी ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। तो एक और बात, एक सेम सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता और ना ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये जो रिवर्सल वाली बात है ना इनकी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी विद इन द सेम सेंटेंस। तो अब यहाँ पर आपको ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो यहाँ पर हो। तो अभी हमें ये नाउन मिला हुआ है, इस पर आप गौर रखिएगा। बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री हमारा नाउन है। कौन सी मिनिस्ट्री है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये एडजेक्टिव हो गई, तो ये भी एक नाउन हो गया। लेकिन बाय ये है प्रीपोजिशन, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बाय प्रीपोजिशन का। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या है? ब्यूरोक्रेट्स भी एक नाउन है लेकिन बाय प्रीपोजिशन हो गया, तो बचा एक नाउन ये कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये आपका सब्जेक्ट बन गया तो अब इसमें क्या नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है और मैंने बताया आपको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। और वाज कैसी वर्ब है? वाज कैसी वर्ब है? जल्दी बताइए। सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर एरर है, ये वर आएगा। The various consequences of decision taken by the finance ministry were not foreseen by the bureaucrats, तो यहाँ पर वर आएगा, थर्ड पार्ट में एरर है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज को काटेंगे आप, क्या लिखेंगे यहाँ पर? वर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize. तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आई नेवर कंसिडर्ड, बात हो रही है आई नेवर कंसिडर्ड, वो बोल रहा है कि मैंने उसे कभी कंसिडर नहीं किया। कंसिडर हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। देखिए, एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, ये जो है ना, ये करेक्ट सही से वे में नहीं लिखा गया है। थर्ड पार्ट को देखेंगे, इसके लिए यहाँ पर ना डू की आवश्यकता नहीं है, डू नॉट प्रॉपर यूज नहीं है यहाँ पर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे एंड देन, इसके साथ आप लिख देंगे देन नॉट इवन अपोलोजाइज। यहाँ पर हमें डू नॉट की आवश्यकता नहीं है, नॉट इवन अपोलोजाइज। तो यहाँ पर डू नॉट का जो है इम्प्रॉपर यूज करा गया है। डोंट इवन अपोलोजाइज नहीं होता, सिर्फ नॉट इवन अपोलोजाइज। तो यहाँ पर डू हटा देंगे, थर्ड पार्ट में कोई एरर नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर डू हटा देना है, तो थर्ड पार्ट आपका ठीक हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। गुड, आगे बढ़ते हैं। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज, नो एरर। खैर ये गलत बात है, सबको अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें एरर देखनी है क्या है। देखिए, जब भी इस तरीके की बात होती है ना, आपको पता होना चाहिए मेल और फीमेल का यूज़ कहाँ होता है। जब भी आप किसी जेंडर वाइज को लेके बात कर रहे हो या फिर आप किसी और चीज़ को लेकर डिस्कशन में कर रहे हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल है, यहाँ फीमेल यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर लेडीज़ होगा, लेडीज़। तो जब भी आपने देखा होगा जब भी कोई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की या फिर कोई रिक्रूटमेंट होता है, तो वहाँ पर लिखा रहता है जेंटलमैन कैडेट्स, यानी राइट, उसके बाद होता है फिर लेडीज़ कैडेट। तो इस तरीके से होता है, जेंटलमैन और लेडीज़ के तौर पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर फीमेल नहीं होगा, लेडीज़ की बात होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, नो एरर। ये बहुत ज़्यादा जो है मैं इम्पॉर्टेंट के साथ साथ इसको ज़्यादा ये बोलूँगा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि नो सूनर के साथ ना बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने के लिए मिल जाएगा। बस आपको ये देखना है कि क्या उसमें नो सूनर दिया गया है। अब नो सूनर के साथ ये रहता है कि इसमें इन्वर्जन लगता है। अब इन्वर्जन मैंने आपको वर्ब के अंदर पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पर मैंने नो सूनर को भी लेकर डिस्कस करा है। तो इन्वर्जन का क्या रूल होता है, जब भी आप नो सूनर लिखोगे, नो सूनर, तो मेनली क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, देन उसके बाद आ गया मेन वर्ब। लेकिन अगर मैं इसका इन्वर्जन कर दूं, तो इन्वर्जन का मतलब हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ये तब होगा जब नो सूनर की लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया। तो अब यहाँ से आपको नोटिस हो गया होगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, किस एरर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सेकंड पार्ट में एरर है। सेकंड पार्ट में एरर क्या है कि नो सूनर के बाद आएगा हैड आई स्पोकन,
हैड आई स्पोकन। ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। अगर आप बोलो कि सर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली क्या है, इन्वर्जन का रूल है जो नो सूनर के साथ लगता है। सो नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। सो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, सेकंड पार्ट को करेक्ट करेंगे। राइट, हैड आई स्पोकन, तो यहाँ पर इसको करेक्ट करके लिख देंगे हैड आई स्पोकन। राइट, गुड, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। A city dweller finds it difficult to pass away the time in village। देखिए, a city dweller तो बात कर रहे हैं, अगर आपने कॉमनली नोटिस भी किया हो, अगर आप शहर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के निवासी हैं या फिर शहर में रहते हैं, तो जब आप अपने गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ा समय ना आपके लिए ज़्यादा लगता है। ऐसा फील होता है कि अभी टाइम जो है दिन बड़ा लगने लगा है, आप समय नहीं काट पा रहे, क्योंकि शहर में आप व्यस्त रहते हैं ज़्यादातर चीज़ों में। वहीं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन होता है वो काफ़ी सादगी भरा जीवन होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा लगता है कि समय नहीं गुजार पा रहे हैं। यहाँ पर भी वही बात बोली गई है। अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट, तो सिटी ड्वेलर को क्या मुश्किल लगता है, टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज, समय गुजारना विलेज में। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कही गई है ना, पास अवे, ये बहुत इनप्रॉपर यूज है इसका, या बात कहें तो सिंपल है, इनकरेक्ट यूज है। पास अवे का मतलब होता है डाई, राइट, जो मतलब बात करते हैं ना टू डाई, इसका मतलब होता है डाई। तो यहाँ पर बात हो रही है, मरने की बात नहीं की जा रही है, मृत्यु की बात नहीं करी जा रही है। पास द टाइम हो सकता है, राइट, बट ये नहीं होगा कि पास अवे करना होगा, तो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर पास अवे नहीं होगा, पास द टाइम, टाइम गुजारना, समय गुजारना। तो सेकंड पार्ट में रहा, सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम इन अ विलेज, तो पास अवे नहीं होगा, तो यहाँ पर रख लीजिए ये पास अवे जो फ्रेजल वर्ब है ये गलत यूज करी गई है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा पास द टाइम, अवे आपसे हट जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का भी कॉन्सेप्ट आ गया। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क, नो एरर। अब आपको यहाँ बताना है क्या है इसमें एरर। देखिए, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर द पार्क, इसमें एक बहुत बेसिक सी बात है, पहले आप इसको खुद करेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको इसको बता दूंगा। इसमें एक रूल मैंने बताया था आपको, अगर आपने नहीं उस समय ध्यान दिया तो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट आपने लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा, और आपने इस वर्ब को एक वर्ब को क्या बताना है, इसका ऑब्जेक्ट देना है। अगर इसका आपको ऑब्जेक्ट देना है या फिर आपको यहाँ पर एक और वर्ब यूज करनी है जो एक्शन को बताए, तो हम यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, इन्फिनेटिव। और आपको पता है इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। विजिटर्स सब्जेक्ट हो गया, वर नॉट परमिटेड वर्ब हो गई, एंटरिंग द पार्क नहीं होगा, टू एंटर द पार्क, उन्हें पार्क में घुसने के लिए जब अंधेरे के बाद जो है परमिट नहीं है या फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पर लिखेंगे टू एंटर, राइट। सो इस थर्ड पार्ट को करेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू एंटर, क्या आ जाएगा, टू एंटर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। तो मैकबेथ एक अगर आपने पढ़ा हो तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ जो है एक ड्रामा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं। एक बॉलीवुड में मूवी भी है जो मैकबेथ के ऊपर बनी हुई है, तो मुझे अभी नाम याद नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इच्छुक रखते हैं इंग्लिश पढ़ने का, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप इसके बारे में जागरूक होने चाहिए। तो ये आप पढ़ते रहें, ये अच्छा रहता है। आपको जितने आप एक्ट्स और प्ले पढ़ेंगे तो उससे आपकी जो नॉलेज है, या फिर आप नॉलेज के साथ साथ आपको के लैंग्वेज की कमांड आपको बढ़ेगी, राइट। लैंग्वेज पे आप ज़्यादा अच्छे से कमांड कर पाएंगे। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, यानी फिफ्थ और जो फाइनल एक्ट है, राइट, ऑफ मैकबेथ कंटेन, क्या कंटेन करता है, द स्लीप वॉकिंग सीन। तो ज़रा आप यहाँ से देखिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या एरर है। यहाँ पर ना जो एरर है, जाहिर सी बात है हमें वर्ब की एरर ढूंढनी है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब तो पहले कंटेन आ गया। सब्जेक्ट देखिए, मैकबेथ जो एक ड्रामा का नाम है, तो ये हमारा नाउन तो है, लेकिन ऑफ प्रीपोजिशन लग गया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कंटेन करता है, द स्लीप वॉकिंग सीन। तो सीन हमारा नाउन हो गया, स्लीप वॉकिंग एडजेक्टिव हो गया, और द क्या हो गया, इसके लिए आर्टिकल हो गया। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ये दो अलग अलग नहीं है,
अगर आप ये सोच रहे हो कि ये दो अलग अलग नाउन है, नहीं, ये बता रहा है जो फिफ्थ और फाइनल एक्ट है, यानी जो फिफ्थ एक्ट है ना, यानी अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 और 5, ये हमारे 5 एक्ट है, तो यही बोला गया है फिफ्थ और फाइनल, ये भी फाइनल एक्ट यही है, फिफ्थ ही फाइनल एक्ट है, ये कहने का जा रहे हैं, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर ये एक ही बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक सिंगुलर है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली फिफ्थ पार्ट को रेफर करा जा रहा है, फिफ्थ पार्ट को रेफर किया जा रहा है जो कि फाइनल पार्ट है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो फाइनल पार्ट। अब ये एक ही पार्ट है या एक ही एक्ट है, तो ये हमारा सिंगुलर है। अब पता होगा आपको, अगर सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर यूज होनी है। देखिए, जब अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, लेकिन कंटेन यहाँ पर प्लूरल वर्ब दी हुई है, कंटेन प्लूरल वर्ब है, तो जो गलत है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर है, कंटेन की जगह क्या आ जाएगा, कंटेन्स, राइट। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन, राइट, सेकंड पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर आप क्या इसको ठीक करेंगे, कंटेन्स। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शूटेड डेट, देखिए आर शूट डेट, तो अब बोला जा रहा है कि जो एक टेररिस्ट होगा, राइट, जो कश्मीर वैली में होगा उसको मार दिया गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, ये सेम कॉन्सेप्ट हमने शायद प्रोनाउन में भी डिस्कस किया, लेकिन अब हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। जब भी आप ऑफ लगाते हो, यानी जब भी आप, मैं बात करूँ पूरे ग्रुप में से किसी एक की बात करते हो, यानी ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप उसमें से किसी एक की बात करते हो, तो आप ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लगा देते हो। तो कॉन्सेप्ट ये आता है, यहाँ पर आप वन लिखा आपने, वन आया, इसके साथ आपने ऑफ लिखा और इसके साथ आपने क्या लगा, प्लूरल नाउन लिखा, प्लूरल नाउन लिखा। तो ये जो वन है ना, यहाँ पर ये जो वन है, ये पूरे इस ग्रुप में से किसी एक की बात कर रहा है, कि वो बोल रहा है कि जो वहां पर बहुत सारे टेररिस्ट हैं उनमें से एक को मार दिया गया, तो ये वन जो होता है ये सिंगुलर होता है और ये ही सब्जेक्ट बनता है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन का ये जो आएगा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस ऑफ प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पर जो टेररिस्ट है ना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये वन हमारा सब्जेक्ट है। वन यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, वन यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रहा है, वन यहाँ पर हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर है सब्जेक्ट है। अब ये टेररिस्ट कहाँ पर है, ऑफ द कश्मीर वैली, तो जो कश्मीर वैली के टेररिस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वैली हमारा ये जो है नाउन हो गया पूरा, और ये ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पर आर शूट नहीं होगा, पहली बात तो, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, आर जो होता है प्लूरल वर्ब के लिए, इज शूट डेड होगा, राइट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक और एरर है, शूट भी नहीं होगा, शूटेड होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर शूट नहीं शूटेड होगा, देखिए क्योंकि ये किसी के द्वारा मारा गया है, राइट, तो पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो वॉज शूटेड डेड होगा, वॉज शूटेड जो है डेड हो जाएगा, या फिर देखिए अब वॉज शूटेड डेड भी लिख सकते हो, वॉज भी लिख सकते हो, और या तो इज भी लिख सकते हो, एज पर द कॉन्टेक्स्ट पर। एरर किसमें, 3 में, शूटेड डेड, राइट। सो इसमें एरर है, आप इसको ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये अगेन ये क्वेश्चन हमने तीसरी बार हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, जब भी आप किसी भी लेंथ को मेजर करते हो, या फिर जो भी मेजरिंग यूनिट्स में आप किसी भी थिंग को मेजर करोगे, चाहे वो लेंथ हो सकता है, चाहे वो मटेरियल हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो सकता है, राइट, तो उससे होता क्या है कि आप अगर उसको 1 by 1 काउंटिंग में रख रहे हो, कि हम उसको हर काउंट पे हम उसको हर एक को काउंट करते हैं एक एक करके, तो उसमें ये रहेगा, आप उसको फिर प्लूरल ले सकते हो, लेकिन आप पर्टिकुलरली एक लेंथ की बात करते हो, एक टुकड़े की बात करते हो, जिसका मेजरिंग यूनिट आपने बता दिया कि ये इतना बड़ा जो लेंथ है, इतना बड़ा जो टुकड़ा है, उसका मेजरिंग ये है, फिर उस टुकड़े की बात कर रहे हो आप, उस पर्टिकुलर उस लेंथ के हिस्से की बात कर रहे हो, उस लेंथ की बात कर रहे हो, तो वो वहां पर हम इसको सिंगुलर लेके चलेंगे। सो 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन। आगे बढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अब देखिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, राइट। अब जरा यहाँ पर देखिए,
क्या है इसमें एरर? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम क्या देख रहे हैं आगे? वी वर लुकिंग फॉरवर्ड, नॉट आर, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड, हम आगे देख रहे थे कि ये न्यूज़ सुनना चाह रहे थे। किस बारे में? जो फिशरमैन खो गए हैं समुद्र में। होता है कि जब अक्सर जब हाई टाइड्स आती है तो बोट वोट से वो गिर जाते हैं, तो वो खो जाते हैं, तो उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उनको रेस्क्यू करती है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। वी हमारा क्या हो जाएगा? जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, वर हमारा पास्ट फॉर्म हो गया, और लुकिंग फॉरवर्ड वर प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, टू हियर न्यूज नहीं होगा, हम वो न्यूज सुनना चाह रहे थे, टू हियरिंग न्यूज अबाउट द फिशरमैन, राइट। द न्यूज यहाँ पर लिख देंगे, द न्यूज अबाउट द फिशरमैन, सेकेंड पार्ट में एरर है। वन ऑफ द क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी वाज हु डिड यू ट्रैवल विथ। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से उसने कोई एक पूछा, बहुत सारे क्वेश्चंस में से उसने एक पूछा कि हु डिड यू ट्रैवल विथ, आपने किसके साथ ट्रैवल किया? तो ही आस्क्ड मी वाज क्या वन के लिए सही है? बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट, राइट, नो एरर। आगे बढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। अब इसको जरा देखिए, इस पर जरा ध्यान से देखिएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, मैं आपको नाउन टिक कर दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन, कोर्सेज, कॉलेजेस, और ये एक आ गई वर्ब, अट्रैक्ट क्या हो गई? ये हो गई हमारी एक वर्ब, और इसके बाद हमारे जो स्टूडेंट है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम इसको भी मार्क नहीं कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, अब आप पार्सिंग करिए मेरे साथ। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, अगर ऑफ प्रीपोजिशन है तो आपको पता है, यहाँ पर एक ऊपर लाइन दोबारा लिख लीजिए, प्रीपोजिशन अकेला तो नहीं आएगा, प्रीपोजिशन हमेशा किसके साथ आता है? अपने नाउन के साथ आता है, और ये नाउन क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट है तो क्या ये सब्जेक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा नाउन मिला? ये कोर्सेज, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी खत्म इसकी। इन, अगेन इन क्या है? प्रीपोजिशन, राइट। अब इसका नाउन ढूंढिए, द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, कॉलेजेस हमारा नाउन है तो ये भी बना ऑब्जेक्ट। अब इसकी सब्जेक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी भी फिनिश। अब बचा क्या? इंट्रोडक्शन, तो ये नाउन है, राइट, और ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि द आर्टिकल हमारा इंट्रोडक्शन के लिए है। अब इंट्रोडक्शन किसी का भी हो सकता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का भी हो सकता है, राइट, किसमें? सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, तो अट्रैक्ट जो है ना वो इसके लिए लगेगा, ना कि कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एरर ये हो जाती है स्टूडेंट से कि वो ये सोच लेते कि ये जो कोर्सेज है उसके लिए अट्रैक्ट यूज हुआ है, नहीं, ये हमारा इंट्रोडक्शन के लिए हुआ है, जो कि नाउन है, और कैसा नाउन है? सिंगुलर, तो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा अट्रैक्ट्स, इंट्रोडक्शन अट्रैक्ट्स, राइट, इंट्रोडक्शन अट्रैक्ट, तो थर्ड पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे, तो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट्स होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इट इज बेटर टू कीप वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर देन लूजिंग वंस करेज। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आप मेरे को बताइए क्या एरर है। इट इज बेटर टू कीप, क्या है ये, क्या ठीक है? टू कीप वंस हेड, राइट, वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर एंड देन लूजिंग वंस करेज। देखिए, इट इज बेटर, दो चीजों का यहाँ पर कंपेयर करा गया है। टू कीप वन साइड इन द फेस ऑफ डेंजर, तो एक को या तो आप डेंजर में रखो, राइट, या फिर लूजिंग वंस करेज, तो या फिर यहाँ पर जो है ना, या ये गलत है क्योंकि ये कंजंक्शन आया है, और कंजंक्शन से ये दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा गया है, टू कीप वन साइड इन द फेस ऑफ डेंजर, लूजिंग वंस करेज। तो यहाँ पर सिर्फ लूजिंग वंस करेज नहीं होगा, इसको आप पूरा लिखोगे, टू लूज वंस करेज, तो ये होगा, यहाँ पर लूजिंग वंस करेज नहीं होगा, टू लूज वंस करेज होगा। सिमिलर आपको यहाँ पर रखना है, तो इसमें जो एरर है वो हमारे थर्ड पार्ट में क्या जाएगा? टू लूज वंस करेज, तो ये हमारे थर्ड पार्ट में, यहाँ पर ये खत्म करके आप लिखेंगे टू लूज वंस करेज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद ऑनर। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, टू डाई विद ऑनर इज लिव बेटर, लिव इज टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। बिल्कुल सेम पीछे वाले कॉन्सेप्ट की तरह देन आपने दिखा, और देन जो है ये दो स्टेटमेंट्स को जो है कैरी किया हुआ है। टू डाई विद ऑनर इज बेटर, राइट, मतलब सम्मान के साथ मरना अच्छा है, जो असम्मान होता है या फिर अपना सम्मान गिरा के जीने से, तो मरना अच्छा है सम्मान के साथ। इसका कहने का मतलब ये है कि अपना सम्मान सर्वोपरि रखिए, राइट। तो यहाँ पर देन के साथ आपने दो स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया, टू डाई विद ऑनर और लिव विद ऑनर, तो इसके साथ भी ये गड़बड़ है थोड़ा सा। यहाँ पर भी जैसे टू लूज करा था ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा, टू लिव विद डिसऑनर। बिल्कुल, तो थर्ड पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव की भी एरर है, जहाँ पर हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है हम वहाँ वर्ब लगाएंगे, जहाँ पर हमें इन्फिनेटिव की रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पर इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। तो यहाँ पर एरर हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू लिव। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। जो इट है ना, ये इट यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ। हु अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, रिलेटिव का मतलब होता है कि ये किसी के बारे में बता रहा है, वो एक्चुअल में हु नहीं है, हु के कपड़े पहन के कोई और खड़ा हुआ है। जो हु की मदद ले रहा है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने में या अपनी बात को रखने में, वो कोई और है। हु का तो सिर्फ उसने वेश रखा हुआ है, तो हु के सिर्फ कपड़े पहने हुए, अंदर से तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे ना, राइट। अगर आपने सुना हो तो भेड़िया की खाल में शेर आ गया, नहीं शेर की खाल में भेड़िया आ गया, इस तरीके से जो भी है। तो इसका मतलब है कि बात सिर्फ पर्सन की होगी, ना कि उसके ड्रेस की। तो यहाँ पर भी बात हु की नहीं होगी, हु किसके लिए आया वो जरूरी होता है। तो जब भी हु ऐसे आता है तो इनका होता है एक एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट जो होता है, यानी ये किस वर्ड के लिए है, जो इससे पीछे वाला वर्ड है ये उसके लिए आता है। तो यहाँ पर आई है, आई हमारा हु के लिए, जो यहाँ पर आई है ना उसके लिए हु आया है। तो यहाँ हु के साथ जो वर्ब आएगी ना, वो इस हु के लिए नहीं आती है, वो वर्ब आती है अपने एंटीसीडेंट के लिए। चाहे अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हु किसके लिए आया, हु आई के लिए आया है, और यहाँ पर जो वर्ब है ये हु के लिए आई है, हु के लिए नहीं आई है, ये वर्ब भी आई के लिए आई है। क्या आई के साथ इज का उपयोग होता है? नहीं, यही तो गड़बड़ थी यहाँ पर, यही हमने पकड़ लिया रिलेटिव प्रोनाउन को, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। तो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। तो इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को गलत नहीं करना है, इन्हें ठीक करते हुए चलना है। और इन कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा आपका जो है कुछ नहीं है, अगर आपने 3-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लिया, आप इजीली ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बना पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एरर क्या है, हु एम टू ब्लेम आएगा, राइट। तो यहाँ सेकंड पार्ट में एरर आएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हु एम टू ब्लेम। आगे, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए यहाँ पर दो बातें हो रही हैं पास्ट में, मैं बात करता हूँ ये थोड़ा देखिए, वर्ब ना कंप्लीटली अकेला कोई चैप्टर नहीं है। वर्ब कंप्राइज किस किस से करता है? पहली बात तो आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छे से आइडिया हो, तभी आप काउंटेबल अनकाउंटेबल पता कर पाएंगे, सिंगुलर प्लूरल आप पता कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो मेन जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, पैसिव वॉइस के, एक्टिव पैसिव, यानी अगर मैं सिंपली बोलूँ वॉइस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ टेंस। ये तीनों चैप्टर्स पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कमांड होना चाहिए, क्योंकि वर्ब की ये एप्लीकेशंस है। यानी वर्ब डायरेक्ट वर्ब से नहीं होगा, वो वर्ब से कहीं ना कहीं टेंस में भी लिंक कर सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी लिंक कर देगा, वॉइस में भी लिंक कर देगा। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। कहानी ये है कि गौरी है और दो पर्सन और है, मैं बोल देता हूँ राम हो गया और श्याम हो गया।
तो गौरी टोल्ड मी, तो श्याम बोल रहा है कि गौरी ने मुझे उसका नाम बताया, यानी राम का नाम बताया जब वह चला गया था। नाम बताया था, गौरी ने राम का नाम बताया था। अब ज़रा ये मैंने टाइमलाइन बना दी है, यहाँ से पास्ट, ये जो है पास्ट है। ये तब का क्षण है जब गौरी ने राम का नाम बताया। तो गौरी ने श्याम को नाम बताया था, कब? जब राम चला गया था। यानी राम के जाने की घटना पहले हुई है उसके नाम के बताने से, यानी जब गौरी ने उसका नाम बताया था उससे पहले ही राम चला गया था। जब दो पास्ट की इवेंट की बात करें और पास्ट में पास्ट की बात करें, ये समझना है इसको, पास्ट इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पास्ट इवेंट की, और उसी पास्ट इवेंट में पास्ट की बात कर रहा हूँ और पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो और पास्ट जो होता है ना, इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखेंगे। तो जब आप इसे पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर यही बात आती है, क्या यहाँ पर ही लेफ्ट लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? तो ये वाली बात है। ये आपने सिंपल पास्ट में लिख दिया कि गौरी ने मुझे उसका नाम बताया था जब वह चला गया था। अब उसके जाने के बाद, तो वो उसका जाना पहले हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा क्योंकि आफ्टर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, तो ही हैड लेफ्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया हो, क्योंकि अब देखिए, अब वर्ब्स के साथ साथ थोड़ा पास्ट का भी जो है, इसमें हमने टेंसेस को भी सीखा है। तो कोशिश करिए कि आप जाइए थोड़ा टेंसेस के लेक्चर को लीजिए और उनको अच्छे से रिवाइज करिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड लेफ्ट, रीजन मैंने आपको बता दिया, ही हैड लेफ्ट, थर्ड पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमें बहुत सारी डिफिकल्टी थी टू फाइंड द हाउस। जब भी आप बात करते हो ना किसी चीज़ को करने में डिफिकल्टी है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है करेक्ट प्रीपोजिशन का। तो पहले तो आप इसमें अपना आंसर मार्क कर लीजिए, उसके बाद अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, अगर आप बात कर रहे हो डिफ़िकल्टी जब भी आप बोलोगे ना, डिफ़िकल्टी इन समथिंग होता है, इन समथिंग, डिफ़िकल्टी इन समथिंग, राइट। और ये जो समथिंग होता है, राइट, ये समथिंग आप आईएनजी फॉर्म में लिखते हो। जैसे वी हैड लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड नहीं होगा, इन फाइंडिंग द हाउस, इन फाइंडिंग द हाउस। अब जाहिर सी बात है, अब आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिए, 2+V1 आपने तो लिख दिया, राइट। अगर आप लिखना चाहते हो प्रीपोजिशन और उसके साथ फिर आप एक वर्ब चाहते हो, वर्ब, या तो वो वर्ब जो है पास्ट, देखिए ये इन प्रीपोजिशन हो गया और हाउस इसका नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ये फाइंडिंग है ना, ये पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से मतलब ये है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। किस चीज़ में मुश्किल आ रही थी? घर खोजने में, घर खोजने में मुश्किल आ रही थी, तो वो जो खोजने में बात कर रहे हो ना, वो फाइंडिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा। और एक्सेप्ट टू के अलावा अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए इन्फिनेटिव है, इसको हम बोलते हैं कभी कभार फिक्स प्रीपोजिशन हो जाता है, तो अगर आपके पास इन्फिनेटिव है तो 2+V1 लिखेंगे, लेकिन अगर आपको वर्ब यूज करना है उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद, तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, या तो वो जिरंट बन जाएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा अगर कोई दूसरा नाउन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तभी बनेगा जब कोई दूसरा नाउन है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी सेकंड पार्ट में, राइट। अगर इसको हम एक और क्वेश्चंस के साथ अगर आप देखें तो इसमें मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आई हैड, राइट, आई हैड द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन परसुएडिंग, राइट। परसुएडिंग का मतलब होता है मनाना, परसुएडिंग हर। तो देखिए, डिफिकल्टी के बाद इन आ गया, इन परसुएडिंग हर, तो वो बोल रहा है कि मुझे बड़ी मुश्किल आई थी उसको मनाने के लिए, राइट। मान लीजिए वो अपनी बहन को मना रहे हो, उससे नाराज हो गया, तो वो बता रहे कि मुझे बड़ी मुश्किल आई थी अपनी बहन को मनाने के लिए, तो डिफिकल्टी के साथ इन आएगा। और उसके बाद आप जब भी आप लिखोगे जो भी आप अगर नाउन अगर वर्ब लिखना चाहते हो, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे लिख सकते हो जब आप उसको एज ए एडजेक्टिव फॉर्म में दिखाना चाहते हो उस एक्शन को पर्टिकुलरली। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, यहाँ पर टू फाइंड नहीं आएगा, इन फाइंडिंग द हाउस आएगा। इसको करेक्ट करेंगे, इन फाइंडिंग द हाउस। आगे बढ़ते हैं,
पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो पेशेंस हो गया और परसिवरेंस हो गया कि सक्सेस के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक हो गया पेशेंस, दूसरा हो गया परसिवरेंस। कहने का मतलब तो यही है। और अब यहां से आप समझोगे कि यहां पर दो सब्जेक्ट तो दिए हुए हैं और दो सब्जेक्ट के लिए आर दे दिया गया है, तो यहां प्रॉब्लम क्या है? देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये एज वेल एज हो गया, और एज वेल एज के बाद अगर वर्ब आ रही है तो उसके जो नियरेस्ट नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर एज वेल एज से अगर मैं आपसे पूछूं तो नियरेस्ट नाउन क्या है, अगर आप मुझे बताओ। यहाँ पर दो नाउन हो गए तो जो नियरेस्ट क्या है वो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगा। तो यहाँ पर नियरेस्ट क्या है? परसिवरेंस, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लग जाता है। तो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, राइट। इज नेसेसरी, इसको ठीक करेंगे आप, इज नेसेसरी। तो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सीख रहे हो, तो कोशिश करो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से सीखो, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो जो इसमें ये होता है कि इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज लाइकली टू बी सिंगुलर। अगर नियरेस्ट के साथ अलावा ये कॉन्सेप्ट होता है कि एज वेल एज में जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका देखा जाएगा, नियरेस्ट नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका देखा जाएगा, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, राइट। यहां पर मैं लिख देता एफर्ट्स एज वेल एज, मैं लिख देता एफर्ट्स एज वेल एज हार्डवर्क इज नेसेसरी। क्या ये ठीक होता? तब गलत हो जाता क्योंकि यहां पर आ रहा था, क्योंकि यहां पर हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, नॉट नियरेस्ट। अगेन नो नियरेस्ट, पहला सब्जेक्ट देखना है। पहला सब्जेक्ट क्या है? एफर्ट्स एज वेल एज हार्डवर्क आर नेसेसरी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पहला ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इज। इसको आप ठीक करेंगे। अगला, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। इन सिंगापुर, अब देखिए बात हो रही है इन सिंगापुर, इन प्रीपोजिशन है, सिंगापुर क्या हो गया? सिंगापुर जगह है, नाउन हो गया, तो ये भी हमारा इन प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, जो जगह को बता रहा है। प्रीपोजिशन फ्रेज ऑफ प्लेस बोलते हैं इनको। अब यहां पर आगे माई जो है पॉजेसिव वो डिटर्मिनर होता है माई, और इसका बाद नाउन हो गया ब्रदर इन लॉ, ये हमारा एक नाउन है। विद हमारा प्रीपोजिशन हो गया और हिज उसकी वाइफ हो गई, मतलब हिज वाइफ क्या हो जाएगा? हिज हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर, वाइफ नाउन होगी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ ब्रदर इन लॉ है और कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ ब्रदर इन लॉ है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिर्फ ब्रदर इन लॉ है तो जरा ध्यान से गौर फरमाइए, तो यहाँ पर वर्ग नहीं यूज होगा, या तो अगर टेंस की बात करें तो वॉज होगा। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। अपनी वाइफ के साथ वह प्रेजेंट था फंक्शन में। तो ये जो साथ है, विद है, ये प्रीपोजिशन है, जिसकी वजह से हम इन दोनों को अलग अलग नाउन नहीं मानेंगे, दो नाउन या दो सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हिज वाइफ जो है ऑब्जेक्ट बन गया विद प्रीपोजिशन का, तो थर्ड पार्ट में एरर है, राइट। सो इसको आप करेक्ट करिए, वॉज आएगा। नाउ हैविंग ब्रोक डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज। तो ये थोड़ा जो सेंटेंस है ना, ये वोग है। यहां पर हैविंग ब्रोक डाउन नहीं लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा, गलत तरीके से लिखा गया, आफ्टर द ब्रोक डाउन। आफ्टर, अब देखिए आफ्टर द कार ब्रोक डाउन। अब हमें पता तो चलना चाहिए कि क्या मतलब क्या है ब्रोक डाउन का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा होगा ब्रेक डाउन, बस इसके आगे लिखा होगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि इसमें टेक्निकली फॉल्ट है, खराब है ये। तो ब्रेक डाउन से आप समझ लीजिए ये हमारा क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टेक्निकली कार जो है खराब है। आफ्टर द ब्रेक डाउन द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैरेज। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि कार के खराब होने के बाद ड्राइवर ने गैराज में कार को भेज दिया। आफ्टर द कार ब्रेक डाउन, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है ब्रोक डाउन, राइट। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर वेगनेस थी, यहाँ पर सही तरीके से सेंटेंस को नहीं लिखा गया था, राइट। आफ्टर द कार ब्रेक डाउन आप इसमें लिख देंगे और इसको काट देंगे।
आगे बढ़ते हैं। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन acclaim द वर्ल्ड ओवर। अब देखिए, मैंने आपको एक और बताया था, वन ऑफ वाली बात बताई थी कि जब वन ऑफ आप यूज करते हो ना, तो आप पूरे ग्रुप में से किसी एक की बात करते हो, किसी एक की बात करते हो, तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर कहीं ये दिख जाए हु, इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और हु क्या होता है? एक कपड़ा होता है एक्चुअली, जो ओढ़े हुए होता है कोई दूसरा नाउन। अब ये दूसरा नाउन ही आपको पहचानना है, क्या ये वन ऑफ होता है या कोई और दूसरा होता है जो वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें कॉन्टेक्स्ट के द्वारा पता चलेगा। जैसे ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वोन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर, तो यहाँ पे जो हु है ना, ये ही इज वन ऑफ, ये उनमें से एक जो राइटर्स हैं उनमें से वो है, एक राइटर है जिन्होंने जीता है, पूरे वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो जिन्होंने जीता है, तो यहाँ पर हु राइटर्स के लिए आया है। और मैंने आपको बताया था जो हु के साथ जो वर्ब आती है वो हु के लिए नहीं आती है, वो भी उसी एंटीसीडेंट के लिए आती है। तो हु हैज नहीं होगा, हु हैव होगा, क्योंकि ये राइटर के लिए है। यहाँ पर राइटर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हु यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ना। अब ये हु सब्जेक्ट किसके लिए आया है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ये चीज याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये राइटर सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन आ गया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन हु सब्जेक्ट है। हु हैज वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर, हु सब्जेक्ट है क्योंकि इसके लिए वर्ब आ गया हैज वॉन, लेकिन हु किसके लिए है, एक्चुअल में हमें उस पर फोकस करना है। सेकेंड पार्ट, आगे बढ़ते हैं। When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up when they return. Right? When students are ill, तो बोल रहा है कि जब जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, वह बीमार थे। राइट? आर इल, राइट, बीमार है। दे फाइंड दैट दे हैव लॉट ऑफ, जब अभी जो स्टूडेंट्स है वो बीमार है, लेकिन जब वो आएंगे उन्हें बहुत सारा काम मिलेगा। टू कैच अप व्हेन दे रिटर्न, तो व्हेन दे रिटर्न की जगह गलत वर्ड है, यहाँ पर इल है। और इल से आप रिटर्न करते हो या रिकवर करते हो, तो यहाँ पर सही वर्ड जो होगा रिटर्न नहीं होगा, वो रिकवर होगा। व्हेन दे रिकवर, जब वो रिकवर कर लेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तब उन्हें पता चलेगा उनके पास बहुत सारा काम है। तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा, करेक्ट वर्ड यूज करा जाएगा रिकवर। राइट? सो थर्ड पार्ट में इसको रिकवर इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप? रिकवर। सो वेरी गुड, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी मेरे साथ, और थैंक्स टू यू कि आपने इतने अच्छे से सेशन को अटेंड किया और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर किया। अब बात आती है रिजल्ट की। देखिए, अगर आपने 25 में से 25 किए हैं तो बहुत बड़ा थम्स अप आपके लिए। अगर आपके 20 से लेके 25 के बीच में ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है, आपको हम कह सकते हैं कि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है, टॉपिक पे कमांड है। पर आपको देखना है कि आपने गलतियां कहाँ की हैं। उन गलतियों को ध्यान दीजिए, उनको नोट डाउन करिए और उनका रेगुलर रिवीजन करते रहिए। अगर आप कैटेगरी आते हैं 15 से 20 वाली, तो यहाँ पर हम इसमें 20 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा हूँ। राइट? अगर आप 15 से 20 वाली कैटेगरी, तो बड़ी चिंतित कैटेगरी है ये, और इसमें आपको अभी बहुत रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, टेंसेस की वीडियोस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख लीजिए, आप उसके साथ नाउन प्रोनाउन को भी समझ लीजिए, वर्ब को तो अच्छे से समझिए ही, तब उसके बाद आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करिए और इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को दोबारा देखिए। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके से हमने क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप 15 से कम हैं तो ये बहुत चिंतित विषय है। इसमें तो इसका मतलब है कि आपने फोकस नहीं किया है, आपने पढ़ाई नहीं की है। तो कोशिश करें ज़्यादा अच्छे से काम करें इसके ऊपर, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को सीखें, क्योंकि एग्जाम में आपको ये जो हमारा लेवल है ये ऑप्टिमम लेवल है। आपको ये जो अगर आपका SSC MTS का जो एग्ज़ाम है उसमें इतना नहीं आएगा, बट कंपटीशन आज बहुत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ, कैंडिडेट्स आपके साथ बैठते हैं एग्जाम देने, तो आपको आउटशाइन करना है, आपको फाइनल मेरिट तक रहना है। तो आप कोशिश करो इसमें अच्छा करने की। कहीं प्रॉब्लम होती है तो रिवीजन देखिए, उसके बाद उसको प्रॉपर एनालाइज करिए, फिर फीडबैक सेक्शन पर जाके हमें क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, हमसे क्वेरी कर सकते हैं, हम आपके हर एक क्वेरी को आंसर करेंगे। आगे के सेशंस में हम आगे के और भी अलग हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ग्रामर के, जो हमारे टॉपिक्स हैं, नॉट सब्जेक्ट, जो हमारे टॉपिक है ग्रामर के, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे, जिससे आपको
काफी हेल्प मिले अपने एग्जाम में स्कोर करने की, राइट। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वर्ब के हमारे जो 25 क्वेश्चन हमने करे काफी अच्छे से डिस्कस करिए, इनको अच्छे से एनालाइज करिए और चेक करिए, राइट। ये जो 25 क्वेश्चन है इनको 25 क्वेश्चन मत मानिए, जितने भी आपने इसको कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको उन कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करिए, राइट। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप इजीली क्वेश्चंस अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यही बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू।